अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर मैथ्स के एक न्यू चैप्टर का वीडियो लेक्चर है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर की मैथ्स के मैं आपको तकरीबन 6 to 7 चैप्टर्स जो है डिलीवर कर चुका हूँ। आज हम करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 की जो 10.1 एक्सरसाइज है वो MCQs या अनइम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो वो हम बाद में देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होने जा रही है 10.2। तो अपने साथ बुक और रजिस्टर रख लीजिएगा ताकि आपको बेनिफिट मिले। चैप्टर नंबर 10 जो है ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसको DE करके इस चैप्टर में हम देखेंगे मुसलसल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पार्ट 1 लेक्चर है आज, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसको हम 2 हिस्सों में कर सकते हैं। क्योंकि मैं जानते हैं आप लोग कि मैं तफसील बताने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ गाइड बुक नहीं छपवाता हूँ, समझाता भी हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव्स। चैप्टर 3 और चैप्टर 6 की भी ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर में, तो काइंडली वो रिवाइज़ करते रहिएगा। ये आपको नज़र आ रहा है dy/dx। इसी तरह और कितनी भी इक्वेशन आपको नज़र आ जाए जिसमें dy/dx या डेरिवेटिव्स हों, सच इक्वेशंस आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स। अब इस पूरे एक्सरसाइज 10.2 का टाइटल है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी वी हैव टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन विच हैज़ नो डेरिवेटिव, यानी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डेरिवेटिव। आसान लफ्ज़ों में ये हुआ कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से मतलब ये है कि हम एक ऐसा रिज़ल्ट आंसर हासिल करें जिसमें डेरिवेटिव्स ना हो, फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव ख़त्म का तरीका है एंटी डेरिवेटिव, चैप्टर 6 यानी इंटीग्रेशन। तो अब इस एक्सरसाइज में 3 तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आज के लेक्चर में। पहले ही बता दूं, बड़े अटेंटिवली लीजिएगा ये लेक्चर, क्योंकि ये सेक्शन C का लाजमी एक क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का मामला है। सही है। अब इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। एक है क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल, यानी यहाँ से जो क्वेश्चन 1 है ये कैटेगरी 1 है, सिस्टमेटिक कराऊंगा इंशाल्लाह। फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा क्वेश्चन आज के लेक्चर में, और पार्ट 2 में जाएंगे इसकी प्रैक्टिकल डेली लाइफ एप्लीकेशन डिफरेंशियल इक्वेशंस की। अब ये 1 जो है ना, इसका मतलब है वेरिएबल सेपरेबल। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ वेरिएबल सेपरेबल? वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ये है कि आपके पास एक बनी बनाई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उसमें हमें वेरिएबल को सेपरेट करके सिंप्लीफाई सॉल्व करना होगा। सही है। तो अब शुरू करेंगे, तवज्जो रखिएगा। अब क्वेश्चन 1 में तकरीबन 7-8 पार्ट हैं। एक अगर समझ में आ जाएगा तो इंशाल्लाह आपको सारे समझ में आएंगे। तो एक में मैं टाइम लगाता हूँ, फिर उसके बाद जो है फ्लो बनता है माशाल्लाह से, तो तेज़ चलता है काम। इसमें लिखा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल। देखिए टाइटल भी आ गया, लेकिन ये बता दूँ क्लियर, इम्तिहान में ये वर्ड नहीं लिखा हुआ होगा, ये फ्रेज़ नहीं लिखी होगी सेपरेटिंग द वेरिएबल। यहाँ तक लिखा होगा, आपको पहचानना होगा कि ये क्वेश्चन 1 है या 2 है या 3 है, यानी कैटेगरी 1 है या कैटेगरी 2 है या कैटेगरी 3 है, ये हमें तय करना होगा। सही है। अब इसमें आपको इक्वेशन दी हुई है x टेंजेंट y dy इक्वल टू dx। तो d जो मैंने बता दिया एब्रीविएशन, ये आपको लिखने की इजाज़त है इम्तिहान में। गिवन लिख दिया x टेंजेंट y dy dx। अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है? इसमें जो x होगा ना, जहाँ जहाँ, उसको हम dx के साथ ले आएंगे, और जहाँ जहाँ y होगा उसको हम dy के साथ ले आएंगे। इस बात को अगर समझ गए तो ये क्वेश्चन 1 हो जाएगा थ्रू इंशाल्लाह। अब एक और इसमें चीज़ बता दूँ, कोशिश कीजिएगा कि dx वाली चीज़ को आप राइट हैंड साइड पे ले जाइएगा,
थ्रू आउट पूरे इस एक्सरसाइज के लिए थीम बता रहा हूँ। और डी वाई या अदर देन जो वाई वेरिएबल हो उसको लेफ़्ट पे ले जाइएगा। ये जो थीम बताई है ये बुक में नहीं मिलेगी, ये टीचर बताएगा, आपको अब करना है। अब इसमें यानी अब x, और ये ख्याल रखिएगा अपॉन में डी एक्स डी वाई जा नहीं सकते कभी, यानी ऐसी शक्ल ना आ जाए कभी, इट इज़ नो सच एग्जिस्टेंस, ये ना आ जाए, यानी डी एक्स डी वाई न्यूमरेटर में हो चाहिए। इसको आप चैप्टर 6 में भी जाके देख सकते हैं, उसमें हमने एंटी डेरिवेटिव जब लिया इंटीग्रेशन तो वो ऊपर होता है, तभी तो एंटी डेरिवेटिव होता है, रेसिप्रोकल का एंटी डेरिवेटिव नहीं होता। तो अब इसलिए अब देखें इसमें हम x को अपॉन में ले जाएंगे dx के, तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेट। सही है, ये वर्डिंग लिखनी है, ध्यान रखिएगा, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब सेपरेट हो गए, इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि अभी जो मैंने आपको थ्योरी बताई, प्रीव्यू बताया, वो यही है। अब टेंजेंट, अच्छा अब ये मैं आपके लिए दोबारा पुराना ख़जाना निकाल के लाया हूँ, आप लोग इसको रिकॉल कीजिएगा अगर मेरे लेक्चर वीडियो देखते हैं, कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं। उसमें टेंजेंट का होता था एलन सेक, चैप्टर 6 के वक्त में मैंने बहुत दिखाया था, चैप्टर 6 की वीडियोस भी हैं, जाके देखिएगा। अब टेंजेंट का हो गया एलन सेक, और x जो dx के अपॉन में उसका हो जाता है एलन, यानी कभी भी डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में अगर डेरिवेटिव हो तो उसका एलन आ जाता है, यानी अगर नीचे कोई फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो एलन ऑफ फंक्शन आ जाता है। ये बड़ा कीमती फार्मूला होता था, बहुत इस्तेमाल होता था, ये मैंने रिकॉल करा दिया। अब मैं शायद ना दिखाऊँ, अब आपका काम है दिमाग से करना। अब एलन इधर भी आ गया टेंजेंट के एंटी डेरिवेटिव में, इसमें भी आ गया। तो ये अब एक चीज़ समझने की है कि जब हर टर्म एलन वाली आए तो आप कांस्टेंट जो हमारा आता था चैप्टर 6 में, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसके साथ भी एलन लगाएं, सो दैट ऑल द एलन्स आर एलिमिनेटेड, क्योंकि c इज़ कांस्टेंट। तो जिन लोगों के पास कैलकुलेटर हो चेक कर लीजिएगा, एलन ऑफ कांस्टेंट इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट। इस मकसद से हम एलन लगाएंगे, ताकि ये हर वक्त नहीं करेंगे, ये ख्याल रखिएगा, याद नहीं कर लीजिएगा, रट मत लीजिएगा। अगर बाकी तमाम टर्म्स में एलन आ गए तब ये करेंगे, ताकि उस एलन सी आने से सब में एलन आ जाए। अगर एक में एलन आ रहा होता है एक में नहीं, यानी इंटीग्रेशन ऐसी होती जिसमें एक में एलन होता है एक में नहीं, देन वी विल नॉट यूज़ एलन विथ सी कांस्टेंट। ओके, बोले यस, ये चीज़। अब इस बुनियाद पे एलन की एक प्रॉपर्टी होती थी कि अगर एलन के साथ दो फंक्शन हों ऐड वाले तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आ जाता था, यानी मल्टीप्लाई में। कभी माइनस होगा तो डिवाइड में। सही है, रिकॉल कर रहा हूँ क्योंकि पहला सवाल है। तो c और x मल्टीप्लाई में आ गए, एलन एलन, और अच्छा एलन को काटिएगा नहीं, समझाने के लिए कि ये एलन एलन ख़त्म हो गया, बचा क्या, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। गौर कर रहे हैं, अब इसमें से डी वाई डी एक्स ख़त्म हो गया। लेकिन असल क्या था, वेरिएबल को सेपरेट करना और फिर इंटीग्रेट करना, और फिर उसमें अगर एलन की कैफियत आ जाए तो उस एलन से अपने आप को अलग करना। उम्मीद है समझ में आना शुरू हुआ है। तो ये देखें, अब सवालात बड़े भी होंगे, मुश्किल भी होंगे, लेकिन नो टेंशन नो मेंशन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 में पहले एक करेक्शन कर लें बुक्स में। यहाँ पे बुक में प्लस लिखा हुआ है तो ये करेक्शन है। सही है, माइनस करेंगे फिर सॉल्व करेंगे इसको। प्लस से भी ये क्वेश्चन हो जाता, लेकिन जो स्टूडेंट या टीचर आंसर मैच करने के शौकीन होते हैं उनके लिए कि माइनस रखेंगे तो बुक का आंसर आ जाएगा, अगर प्लस रखेंगे तो एक नया आंसर आ जाएगा, वो भी पॉसिबल है। यानी इक्वेशन वो भी होती, ये भी होती। मैंने करेक्शन करा दी कि आंसर के जो शौकीन लोग हैं उनका आंसर आ जाए। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, लिख दिया माइनस, अब इसमें इज इक्वल टू 0 है तो इसमें पहले एक तरफ कर लें ताकि दोनों साइड पे dx dy हो जाए। तो इधर वाले dy को लेफ़्ट पे रोका और dx को, और ये जो मैंने बताया था, ये देखें टेक्निक आई, ये देखें ये टेक्निक बहुत काम आएगी। मेक इट वेरी श्योर कि dx को राइट पे ले जाएगा, dy को लेफ़्ट पे। अब देखिए इस वजह से ये dx राइट पे गया और ये dy लेफ़्ट पे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो माइनस था, तो बेटा आप लोग सेकेंड ईयर में माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, तो डबल साइड एक्सचेंज, डू नॉट चेंज द साइन। तो अब इसलिए इसने दोनों हो गए प्लस। सही, अब वेरिएबल सेपरेट करें, y वाले को y की तरफ लाएं, ढूंढें कितने y हैं। ये y है cos y और एक ये y है sin y, तो ये एक तरफ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। और x ढूंढें, x ये रहा x² + 1 और ये रहा x, तो x वाला उधर dx वाले की तरफ चला गया क्रॉस और y वाले इधर आ गया dy के साथ। समझ गए।
अब ये हो गया कॉस अपॉन साइन और ये हो गया एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इंटीग्रेट करेंगे, कुछ समझ रहे हैं ना, सेपरेट करेंगे वेरिएबल फिर इंटीग्रेट करेंगे, ये सबसे अहम है, इसीलिए इसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल। अब कॉस अपॉन साइन को आप टेंजेंट लिख सकते हैं चाहें तो, इसके दो ऑप्शन हैं, आप ये भी कर सकते थे कि कॉस अपॉन साइन कॉट कर सकते थे, कॉस अपॉन साइन को आप कॉट कर दें, पॉसिबल है ना कॉस अपॉन साइन। अब कॉट कर देंगे तो कॉट का ये ln साइन आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ये देखें कॉट का ln साइन होता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि नीचे साइन है ऊपर कॉस है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो इसलिए ln ऑफ साइन आ गया, समझे, ये वाला फॉर्मूला, कि डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और ऊपर जो है उसका डेरिवेटिव हो, तो वो हो जाता था ln ऑफ फंक्शन। रिमेंबर, ये कहानी आ गई कि साइन का ऊपर कॉस है डेरिवेटिव, तो इसलिए ln ऑफ साइन आ गया। यहाँ पे एक और करें तो एक 2 काम है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, क्योंकि ये नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होना चाहिए 2x n-1 चैप्टर 3, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, सेकेंड ईयर में हमें लिख देंगे तो कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म हो जाएगी कि क्या किया है, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड ताकि यहाँ डेरिवेटिव आ जाए। अब ये भी ln हो गया, ये भी ln हो गया, तो अभी जो सिखाया था, तो इसलिए c के साथ भी ln लगाएं। अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती थी ln की कि अगर y ln x होता था तो ये हो जाता था ln x y, यानी बैक पे जो ln की चीज़ होती है वो पावर में चली जाती है, तो ये हाफ पावर में चला गया। क्यों किया सर ऐसा? ताकि सब में ln क्लियर हो जाए, एक्सपोज ln ln ln, ओके। अब हाफ का मतलब रूट होता है, ओके, इस पे वो वाली प्रॉपर्टी लग गई कि ये भी ln के साथ है, ये भी ln के साथ है प्लस में, तो ये मल्टीप्लाई में आ गए, जो ln x y वाली प्रॉपर्टी बताई थी। बेटा भूलें नहीं, देखें अटेंटिवली मेरा लेक्चर लें, ये तस्वीर देख के खींचेंगे तो मेरी आवाज़ नहीं आएगी, आवाज़ नहीं आएगी तो फिर शायद समझ ना आए। ln ln ख़त्म हो गया, काटिएगा नहीं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्या बाकी जो बचा वो आंसर हो गया। अच्छा, ये हम जो लिख रहे हैं जर्नल सॉल्यूशन, जर्नल सॉल्यूशन का मतलब होता है विच है सी, जो सी जिसमें कायम रहता है वो जर्नल सॉल्यूशन होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो होता है जिसमें ऐसी कंडीशंस दे दें कि सी एलिमिनेट हो जाए, यानी सी की वैल्यू आ जाए, जैसे कुछ रियल नंबर 1 2 3 1/2 कुछ, तो उस सूरत में अगर सी की कंडीशन से सी रिमूव हो जाए तब वो कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखें साथ साथ में सर थ्योरी भी बता रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा ना बेटा। तीसरे सवाल में तकरीबन पिछले जैसे जल्दी जल्दी करें। अब इसमें देखिए प्लस है, इसमें मिस प्रिंटिंग नहीं है, तो वो एक तरफ जाके माइनस होगा, तो माइनस हो गया। तरीका वही रखना है आपको, डी वाई वाले को लेफ़्ट पे, डी एक्स को राइट पे, इस चीज़ को बहुत गिरा से बांधना है, वरना कुछ स्टूडेंट इधर कर देंगे डी एक्स ना, तो ये सी वाली चीज़ उल्टी आ जाएगी और आप कहेंगे ये क्या हो रहा है। डी एक्स को हमेशा राइट पर रखें क्योंकि एक्स होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इसकी थीम है। तो वाई वाला इधर रहा, अब इसमें पहले वाई एक्स के साथ देखें कितने एक्स हैं, ये एक्स है और ये एक्स है, और वाई के इतने ये है और ये है। तो अब वाई वाले को एक तरफ करें, एक्स वाले को एक तरफ, तो ये वाई चला गया अपॉन में इधर, एक्स चला गया अपॉन में उधर, ओके हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब माइनस जो है बाहर कर दिया, इसमें एलसीएम ब्रेक होगा, 1/y अलग, y/y अलग, 1/x अलग, x/x अलग, इसको कहते हैं एलसीएम ब्रेक। तो ये दो इंटीग्रल इधर भी बन गए, दो इंटीग्रल इधर भी, माइनस है तो माइनस दोनों के साथ आ गए, ओके। नीचे डेरिवेटिव आ गया ऊपर डिनोमिनेटर का, तो ये हो गया ln ऑफ y, ये पूरा पूरा कैंसिल होकर dy बचा, तो इसका y, जैसे सिर्फ dx का x होता है dy का, क्योंकि ये एंटी है ना, समझाने के लिए बताऊँ यूँ तरीके से, ये तरीका सही नहीं होगा, समझा रहा हूँ। dx डेरिवेटिव है तो एंटी ऑफ dx इज x, ठीक। अब यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे c के साथ ln नहीं लगाया, क्योंकि देखें दो में तो ln आया, दो में नहीं आया, दो टर्म्स में आया, दो टर्म्स में नहीं आया। तो ये है वो थीम जो पीछे बताई थी कि सी के साथ रट मत लीजिएगा, सॉरी, कि हर वक्त ln लगाना है, बाकी टर्म्स को देखना है कि अगर सब में ln आ रहा होगा तो लगाएंगे, ओके। अब सबको एक तरफ कर दें ताकि पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, x इधर आ गया प्लस हो गया, ln x इधर आ गया प्लस हो गया, लेकिन अब देखें ln वाले दो हैं तो वो वाली आइडेंटिटी लग गई कि प्लस इज़ मल्टीप्लाइड ln इज़ टेकन एज 1। y प्लस एक्स को ब्रैकेट में करा है सिर्फ समझाने के लिए कि सेपरेटर है, सेपरेटर मतलब यानी ये एक अलग टर्म है और ln ऑफ एक्स वाई अलग टर्म है। तो ये हो गया जर्नल सॉल्यूशन आपका पार्ट 3 का। आसान लगना शुरू हो गया होगा मुझे उम्मीद है। पार्ट 4,
पार्ट 4 में लिखी हुई इक्वेशन 1 + x³ और x² dx, इसमें भी हम पहली फुर्सत में एक माइनस वाले को उधर कर देंगे ताकि एक तरफ dx हो जाए एक तरफ dy। इसमें भी अब ढूंढें x² ये रहा x वाला और x³ ये रहा x³ वाला। तो अब ये x एक तरफ और y एक तरफ, तो y वाला कुछ है ही नहीं तो ये dy अकेला बचा, dy अकेला बचा क्योंकि y वाली कोई टर्म ही नहीं है। तो ये 1/x³ इधर चला गया क्रॉस में, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं बेटा, dy इसका इंटीग्रेट ये इसका। अब जो एक सवाल था याद होगा, x³ का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, बोलें n(n-1) के उसूल से 3x², एक पावर कम और पावर बैक पे, ठीक है। अब देख रहे हैं हम 3 कम है तो 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, गॉट इट। ये लिखना नहीं है, समझा रहा हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट कहेंगे हम तो कर सकते हैं यार खुद से, सिर्फ कॉपी नहीं कर रहे हैं। अब नीचे वाली चीज़ का ऊपर डेरिवेटिव आ गया तो ये ln के साथ हो गया। अब इसमें देखें ना इसके साथ ln है, एक के साथ नहीं है तो इसमें c रहेगा एज इट इज़। मज़ीद इस पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो दैट विल बी द आंसर। जर्नल सॉल्यूशन का वर्ड लिख दें तो बेहतर है, सिर्फ सॉल्यूशन भी लिख दें, सिर्फ आंसर भी लिख दें। असल है ये प्रेजेंटेशन जो ऊपर हुई हुई है सॉल्यूशन की, इसमें आपकी वर्डिंग और जो प्रेजेंटेशन है ये कम मत कीजिएगा काइंडली। सही जा रहा हूँ। 5th पार्ट में लिखा हुआ है x(y) dy = y + 1 1 - x। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, लंबा जाएगा क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं सब गिच पिच है। गिच पिच मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा। अब इसमें गौर करें, x यहाँ पे है सैंडविच हुआ है, एक x यहाँ पे है सैंडविच हुआ है, y यहाँ पे अलग हुआ है। ये अब सबको बहुत ध्यान से करना है, y एक तरफ x एक तरफ। अब dy लेफ़्ट पर, पक्का हो गया ना भाई, dy लेफ़्ट पर और dx राइट पर, ताकि कन्फ्यूजन और कोई टेंशन ना हो, ओके। तो अब dy लेफ़्ट पे अगर ले जाएंगे तो इस y को हम यहीं छोड़ देंगे, ओके, y + 1 को क्रॉस कर देंगे, ओके। जब x को राइट पे रखना है तो इस x को राइट पे ही छोड़ देंगे, सिर्फ ये वाला x उधर चला जाएगा क्रॉस में। समझ में आ गया, गुड। अब यहाँ पे ज़रा आई चैप्टर 6 की टेक्निक, क्योंकि गौर से देखें तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, ऊपर भी y आ गया है नीचे भी y आ गया है। अब y का डेरिवेटिव तो y नहीं होता है, y का डेरिवेटिव तो dy होता है। जैसा अभी पीछे x³ था तो वो तो हो गया था क्योंकि एक पावर कम हो जाती है डेरिवेटिव में, यहाँ तो बराबर पावर आ गई, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसकी टेक्निक चैप्टर 6 से भी बता दूँ, यहाँ से भी बता दूँ। नीचे गिनती ढूंढें क्या है, 1, तो 1 ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1। रीज़न, ताकि अब इसमें से ये प्रॉपर फ्रैक्शन ये इम्प्रॉपर था, सही है। अगर मेरे मुंह से प्रॉपर निकला तो सॉरी, ये इम्प्रॉपर है, इसको हम प्रॉपर बनाने जा रहे हैं। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सॉरी, इसको अब हम प्रॉपर बनाएंगे। ये जो अब ऑपरेशन कर रहे हैं इससे प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा ये, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसकी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से स्मॉलर छोटी हो, लेसर हो, और इम्प्रॉपर वो होता है जिसकी इक्वल या ग्रेटर हो न्यूमरेटर की डिग्री, ओके। अब ये एलसीएम ब्रेक हो गया, एक y + 1/y + 1 से और एक हो गया 1/y + 1 से। यहाँ तो आसान है क्योंकि अपॉन में x है, इसको हम प्रॉपर नहीं बनाएंगे क्योंकि ये नीचे अपॉन में एक टर्म है, तो ये 1/x और x/x। ये था समझने का क्योंकि नीचे बड़ी कंपाउंड फॉर्मेशन है, 2 टर्म है। 2 टर्म को हम इस तरह नहीं कर सकते, ये भी ज़रा ध्यान रखिएगा। एक स्टूडेंट ये कर देगा तो बिल्कुल ही गलत कर दिया उसने मैथ्स, ये नो सच थिंग एग्जिस्ट, ये क्या कर दिया समझ रहे ना क्या बताना चाह रहा हूँ। ये मैथ्स पे तजुर्बा करें लेकिन ऐसे नहीं कीजिएगा, गलत तजुर्बे। एलसीएम ब्रेक हो गया तो ये कैंसिल होकर 1 बच गया, आ गया, ये एज इट इज़ आ गया, दोनों के साथ dy आ गया। क्यों आ गया सर, क्योंकि अब इंटीग्रेशन का मरहला आने वाला है। इसकी तरह यहाँ भी x कैंसिल होकर 1 बच गया और यहाँ 1/x, तो ये 2 टर्म हो गई अलग अलग, यहाँ पे भी 2 टर्म हो गई अलग अलग, ओके। अब इस पोजीशन में हम आ गए कि इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो अब इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड, इसकी तीनों चारों टर्म की, तो dy 1/1 ये। अब dy का तो y एंटी, अब y + 1 का डेरिवेटिव dy मौजूद है ऊपर, आप इसको dy/ भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 का 0 होता है डेरिवेटिव, तो इसका ऊपर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है, तो ये ln ऑफ आ गया। इस x का भी ऊपर है तो ये ln ऑफ आ गया,
ये इसका x है, जैसे dy का y है एंटी तो dx का x। अब देखें 2 में ln आ रहा है, 2 में नहीं, तो c अकेला आएगा, ln c नहीं। अब एक सवाल जो थोड़ी देर पहले किया था उसी जैसा करें, सबको एक तरफ ले आए, c को उधर ही छोड़ दें, तो ये x इधर आके अब प्लस हो गया, ln x इधर आके अब माइनस हो गया। ठीक है, x प्लस वाई तो चलता रहेगा, चाहें तो ब्रैकेट कर दें, नीचे कर दिया गया। वैसे ये इस पे सारा डील करना है ln वाले पर। अब दोनों के साथ माइनस आ गया तो माइनस कॉमन ले लें, अंदर प्लस हो गया। ओके, अब ये ln की एडिशन वाला लॉ जो है वो लग गया कि दोनों x और y प्लस 1 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप x इंटू वाई और x इंटू 1, तो ये हो गया xy प्लस x। अरेंज कर दिया कि पहले x को लिख दें फिर xy को लिख दें, अरेंजमेंट है ये। सही है जी, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, जर्नल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ये मज़ेदार सवाल और इम्पॉर्टेंट सवाल है, प्रैक्टिस कीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूरी एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट। लेकिन साथ साथ ये भी बता दिया है कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं सर करवाए जा रहे हैं कुछ बता नहीं रहे बारीकियाँ, तो ये बारीकी इतनी बड़ी बता दी जिसकी तलाश में बच्चे होते हैं कि इम्पॉर्टेंट बता दें, क्वेश्चंस बता दें, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। 10.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 और 3 जो इसके बाद हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं आज ही के लेक्चर में, और क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यानी इस एक्सरसाइज में अनइम्पॉर्टेंट मसला नहीं है कुछ भी। जैसे 10.1 अनइम्पॉर्टेंट छोड़वा दिया, कोई आपको यूट्यूब पे 10.1 कहा रहा हो तो समझेंगे भाई वो सिर्फ अपना लेक्चर दे रहा है, सॉरी। इक्वेशन दी हुई है, लिख दी। अब इसमें गौर करें तो वाई स्क्वायर दोनों टर्म में तो कॉमन ले लें। ठीक है, तो यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया साइन एक्स। ठीक जा रहा है। अब वाई स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पर है, तो वाई एक तरफ कर लें इधर, और 3 माइनस साइन एक्स के साथ डी एक्स कर दें उधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया डी एक्स यूँ, और वाई स्क्वायर आ गया अपॉन में। यहाँ पे डी एक्स अपॉन में ना तो क्रॉस हो गया ऊपर। डी एक्स को अभी बताया अपॉन में, डी एक्स और डी वाई को डेनोमिनेटर में मत लिख दीजिएगा। ठीक है, अब वाई स्क्वायर अपॉन में आ गया है, ऊपर डेरिवेटिव इसका नहीं है वाई, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे -2, तो ये n+1 वाला फार्मूला लग जाएगा। बहुत दिनों बाद आया ये वाला एक फार्मूला होता था एक्स एन डी एक्स का, x की पावर n+1 अपॉन n+1, याद आया। तो अब -2 + 1 इज़ -1 और -2 + 1 इज़ -1। ठीक है, dx का x हो गया, इसके 2 इंटीग्रल बना लिए, यानी 3 के साथ ये अलग और साइन x के साथ ये अलग। dx का x साइन का माइनस कॉस, चैप्टर 6 की बात पढ़ी है, साइन का इंटीग्रल, साइन का एंटी डेरिवेटिव माइनस कॉस, तो माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, ये माइनस नीचे लिखते नहीं है डिनोमिनेटर में तो ऊपर आ गया, और y -1 रेसिप्रोकल होकर y की पावर 1 हो गया, क्योंकि आंसर शुड हैव पॉजिटिव एक्सपोनेंट। बेसिक रूल ऑफ मैथ्स कि यहाँ पे आप y -1, यहाँ तो हमने अपने मतलब से इसको रेसिप्रोकल किया था कि n क्लियर हो जाए इसमें फॉर्मूला लगाने के लिए। जब वो मतलब निकल गया तो हम उसको रेसिप्रोकल करके बेसिक रूल ऑफ मैथ्स याद रखेंगे कि डिनोमिनेटर में भले अपॉन चला जाए लेकिन नेगेटिव पावर ना आ रही हो आंसर में। ओके, चले भाई ठंडे गर्म सवाल, इसमें भी यही काम करें, y ढूंढें, इसमें y स्क्वायर ये मिल गया, इसमें y ढूंढें, y माइनस मिल गया। अब इसको इधर लाएं अपॉन में और dx को ले जाएं उधर 4x के साथ, आ गया, सेपरेट हो गया वेरिएबल। आसान केस आ गया क्योंकि नीचे अपॉन में एक टर्म है। आसान केस होता है जब अपॉन में एक टर्म है, ऊपर एक टर्म आ जाएगी और नीचे 2 टर्म ना, तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है। y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर एलसीएम ब्रेक, 1 अपॉन y स्क्वायर और इधर 4x। ठीक है, ये तो कैंसिल होके 1 हो गया, और ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरफ y -2 कर दिया ताकि इंटीग्रेशन में n+1 का फॉर्मूला लग सके। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, 1 dy एक इंटीग्रल और y स्क्वायर माइनस dy दूसरा इंटीग्रल, 4 ऑफ x, 4 कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट पे इंटीग्रल नहीं लगता ना डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 3 एंड 6। सही है, dy का एंटी डेरिवेटिव y और y -2 का n+1 अपॉन n+1 से x का, अच्छा देखिए इस पे आ गया ना वो x स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि n+1 अपॉन n+1, 1 का प्लस हो गया 2। सही है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया और ये 2 से 4 कैंसिल होकर आ गया 2x स्क्वायर प्लस c। ठीक है जी, दुआ करें कि ये क्वेश्चन 1 आ जाए, इम्पॉर्टेंट है तो
लेकिन इससे तगड़े इंपॉर्टेंट हैं 2 और 3, क्योंकि वो सवाल लंबे भी हैं और ज़रा दिमाग ज़्यादा खाएंगे। तैयार है ना भाई? दिमाग थक तो नहीं रहा है, क्योंकि क्वेश्चन 2, 3 असली हैं। इक्वेशन दी हुई है एक्स कॉस स्क्वायर वाली, लिख दी। इसमें भी अब देखें 2 टर्म इधर हैं, जिसमें भी ज़ीरो हो ना, इसमें ध्यान रखिएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में मिले जुले सवालात थे, जिसमें भी ये ज़ीरो हो, देखें आखिरी पार्ट आ गया, इसलिए मैंने इसको समराइज़ करने के लिए बोल दिया कि ज़ीरो जिसमें राइट पे हो उसमें आप x वाले को राइट पे ले जाएं और बाकी y वाले को उधर ही रोकें, ताकि वो dy/dx सेपरेट वेरिएबल करवा सके। ठीक है, तो अब इसमें dx वाले को उधर ले गए तो माइनस आ गया और ये उधर ही रह गया y वाला। ठीक है, dy लेफ़्ट पे dx राइट पे। अब सेपरेट कर दें वेरिएबल, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा cot y ये, तो इसको अपॉन में कर दें, x वाला तो dx के साथ उधर ही है, एज इट इज़ लिख दें। समझ गए? ओके। अब रेसिप्रोकल ऑफ कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर, ये बताया गया था आपको मैट्रिक में या किसी क्लास में कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंड थीटा यानी सेक थीटा होता है। इस बुनियाद पे कॉस स्क्वायर वाई का रेसिप्रोकल सीकेंड स्क्वायर वाई होगा। ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब ये वाला फॉर्मूला आ गया, बहुत दिनों के बाद बता देता हूँ, वरना आज मैंने कहा था नहीं बताऊँगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर पड़ोस में डेरिवेटिव आ जाए, पड़ोस में मल्टीप्लाई में, ये तो था कि अगर डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में आ जाए तो ln ऑफ, ओके, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो n+1 अपॉन n+1। ठीक है, देखें ज़रा यहाँ पे वो केस आ गया अचानक से, टेंजेंट के मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव आ गया, क्योंकि टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है, बोलें, सीकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब देखें 10 का सीकेंड स्क्वायर बराबर में है, तो n क्या है यहाँ पे 1, तो 1+1 अपॉन 1+1 यानी 2/2। अब यहाँ पे एक माइनस था, तो माइनस ऑफ x के ऊपर क्या था 1, तो x²/2। अब जब दो टर्म में अपॉन में 2 हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि अपॉन ख़त्म हो जाए। ये एक मैथ्स की बुनियादी चीज़ होती है कि ज़्यादातर अपॉन आ रहे हो तो उसको ख़त्म करने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। यूँ समझें कि मल्टीप्लाई विद एलसीएम है, एलसीएम है ये 2, तो ये 2 का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका ये हुआ कि यहाँ का 2 कट गया, 2/2, ये 2 भी कट गया, और यहाँ पे 2c डैश आ गया। अब ये मैंने आपको चैप्टर 6 में बताया था, आज फिर बता दूँ कि कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज़ अ कांस्टेंट, यानी रिजल्ट और आंसर शुड हैव ओनली वन सिंगल कांस्टेंट, नो टू कांस्टेंट शुड बी देयर। तो 2c डैश इज़ अ न्यू कांस्टेंट c। अगर आप यहाँ पे c लिख देते तो नो टेंशन, c लिख देते तो यहाँ पे 2c आ जाता, उसको फिर c1 या c डैश कर देते। ये रटने का नहीं बेटा, समझने का है कि यहाँ पे अगर c लिख दें, क्योंकि हम c के देखें आदत हो गई है, तो c लिख दिया, नो टेंशन। यहाँ पे 2c आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम के साथ, नो टेंशन। अब यहाँ पे 2c के बदले क्या करें भाई, तो c1 या c डैश कर दें। ये चॉइस आपकी होती है समझने की, कि अब यहाँ पे ये c1 या c डैश आंसर में आ जाए। समझे? ये कहते हैं समझ के बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से। तो ये हो गया जनाब क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चंस ऑफ द डे, बी प्रिपेयर्ड, लेकिन नो टेंशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। ठीक है, पहले प्रैक्टिस, अगर समझ में 1 आ गया है तो अच्छी बात है, 2, 3 की प्रैक्टिस पहले कीजिएगा, फिर 1 पे जाइएगा, ताकि वो बिल्कुल ही बच्चा सवाल लगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कैटेगरी 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 कैटेगरी क्या थी, याद रही इतनी देर में, वेरिएबल सेपरेबल यानी बनी बनाई डिफरेंशियल इक्वेशन और उनका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का टाइटल है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती हैं जिसके अंदर 2 फंक्शन हो, यानी इस तरह अगर फंक्शन ऑफ x y और एक हो फंक्शन ऑफ g x y, तो दोनों की डिग्री सेम हो, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है, यानी इसको फुलफ़िल कर रही है। तो अब क्वेश्चन 2 में बनी बनाई होमोजीनियस है, सही है, लेकिन इम्तिहान में ये नहीं लिखा हुआ होगा। क्वेश्चन में बताया इम्तिहान में लिखा होगा सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ तक लिखा होगा, यानी ये लफ्ज़ नहीं लिखा होगा, सही है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको पकड़ना है कि वो वेरिएबल सेपरेबल वाला आ गया है या होमोजीनियस वाला आ गया है, या क्वेश्चन नंबर 3
रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस का आ गया है। 3 तरह के हैं सवाल, सही है। अब ये बना बनाया है बुक में होमोजीनियस, इम्तिहान में होमोजीनियस का वर्ड नहीं होगा, आपको समझना होगा। सर पहचान बता दें, ये जो नज़र आ रही है इसमें शक्लें, ये समझिए 2 फंक्शन हैं, एक जैसे फंक्शन बराबर बराबर में लिखे होंगे तकरीबन तकरीबन, इसको हम कहेंगे होमोजीनियस। अब इसकी टेक्निक अलग है, साइड पे लिखें, पहले थ्योरी लिखें, क्योंकि इसमें भी तकरीबन 4 या 5 पार्ट हैं। एक समझ में आएगा तो 5 समझ में आएंगे, इसके सॉल्यूशन 2-2 पेज पे होंगे। ये असल क्वेश्चन है, ये सेक्शन सी के हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है, इसके स्टेप्स लिखेंगे, हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें ये करना होता है कि पहले तो शुरू तो वैसे ही करेंगे कि dy/dx को अलग कर लें। तो जो इक्वेशन दी हुई है उसमें हमने माइनस को उधर किया, प्लस हो गया, ये तो समझ में आ गया, वेरी गुड। फिर dy के अपॉन में dx ले गए और दूसरी चीज़ को दूसरी तरफ ले गए। इसमें ना dy/dx की फॉर्म बनानी है। पिछले में तो हमने dx को राइट पे कहा था ना, इसमें ये फॉर्म बनाएंगे हम। जब ये बनेगी ना तो आपको अंदाज़ा होने लगेगा इसको होमोजीनियस क्यों कह रहे हैं। ये देखिए दोनों की डिग्री एक है, जो x-1 फंक्शन है फंक्शन ऑफ xy और x+y जो है फंक्शन ऑफ gxy, इन दोनों की डिग्री सेम है। ये हमारे बन गए हैं फंक्शन, इसलिए इसको हम कहेंगे होमोजीनियस है। पिछले अगर सवाल देखेंगे ना आप क्वेश्चन नंबर 1 के 8वें पार्ट, उसमें ये बन नहीं रहा होगा, वो यानी होमोजीनियस की कहानी नहीं थी। अब इसका स्टेप ये है, स्टेप नोट करते हैं, मैं एरो जो लगाते होंगे ना वो स्टेप होते जाएंगे। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 ये हुआ कि हम इसमें जो y है, क्योंकि x और y तो 2 वेरिएबल ऑलरेडी थे, इसको एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे v अ न्यू वेरिएबल, सही है, v फॉर वेरिएबल, ठीक है। v हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। क्यों इंट्रोड्यूस किया? ताकि हमारा जो गिवन होमोजीनियस इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ v आ जाए और उसमें से dy/dx की वैल्यू एलिमिनेट हो जाए। यानी अब इस जगह dy/dx की जगह डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा, क्योंकि ये तो हमने सपोज किया ना, यानी यूँ समझिए ये लाइन याद करने की है कि लेट करना है y को vx, यानी y एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x, ठीक है। अब इसको डेरिवेटिव बोथ साइड करें। अब इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आपको याद है चैप्टर नंबर, बोले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसमें मैं बोलता था यूँ, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन, याद आया ये। अब इसमें ये एक फंक्शन हो गया और ये सेकेंड, तो अब देखिए v इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और प्लस x और v का डेरिवेटिव dv/dx। अच्छा ये 1 लिखना ज़रूरी नहीं था, अगर आपका क्लिक कर जाएगा तो आप लिख सकते थे कि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो v, और फिर कंट्रास्ट करें x, यानी देखिए पहले फंक्शन है दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे फंक्शन के बाद पहले का डेरिवेटिव। चैप्टर 3 का रेफरेंस है, देख सकते हैं आप जाके तफसील से। तो ये v और x dv/dx। सर ये क्यों निकाला? ताकि इसको यहाँ इक्वेशन 1 नंबर इसलिए दिया था, इसमें हम पुट कर दें dy/dx में। आप देखें पुट करेंगे तो चेक करें मेरे इशारे को, dy/dx की जगह आ गया ये पूरा, हाँ बोलें, x अपनी जगह रहा, बोलें हाँ, y क्या लेट किया था vx, तो ऊपर वाले और नीचे जगह दोनों जगह आ गया y = vx, ये ठीक है जी। अब क्या करना है? अब इसमें ये करना है कि इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। अब गौर करें, इसमें से भी x कॉमन आ रहा है, x में से भी कॉमन आ रहा है, कर लिया, x से x कैंसिल हो गया, कर दिया। अब v को उस तरफ कर दें, माइनस हो जाएगा उधर जाके, कर दिया। अब एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 है तो 1 + v × v, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दें तो v × 1 v × v², ठीक है, कर दिया। 1 और 1 2 होता है, यानी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सर क्यों कर रहे हैं? पूछें क्यों कर रहे हैं? वेरिएबल सेपरेबल, नोट करें, बहुत बड़ी बात आ रही है अब स्टेप, कि जब आप ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे y को dy बना के और डेरिवेटिव को y की जगह रिप्लेस करके, तो सिंप्लीफाई करते जाएंगे। स्टेप 2 आ गया, सो दैट वेरिएबल्स आर सेपरेटेड। यानी ये जो क्वेश्चन 1 है ना, क्यों करवाया? ताकि आपको वो याद रहे कि सेपरेबल वेरिएबल करते कैसे हैं, क्योंकि यहाँ के बाद वो पूरी टेक्निक चाहेगी कि ये क्वेश्चन 1 में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्वेश्चन 1 में ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आगे चल के।
यानी वो सबसे अहम टेक्निक है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की, वेरिएबल सेपरेबल है तो आसान, लेकिन देखिए मुश्किल क्वेश्चन में भी स्टेप के तौर पे काम है। यानी समझेंगे ये क्वेश्चन 1 का एक सवाल है, ये इजाफी काम जो चल रहा है वो क्वेश्चन 2 है। सही, अब इसमें हम पेज पलटने से पहले बोले क्या लिखा होगा, बोलिए। कहेंगे सर लिखा होगा सेपरेट द वेरिएबल्स, समझ गए, सेपरेट द वेरिएबल्स लिखा होगा। नहीं यकीन आ रही है, देखें क्या लिखा हुआ है। अब कैसे किया वेरिएबल सेपरेट, v वाले को लेफ़्ट पे, अब इसमें यह रहेगा कि राइट पे dx ले जाइएगा जैसे पिछले क्वेश्चन 1 में किया, और अब y तो गायब हो चुका है तो y की जगह जो v आ गया वो v लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा। अगर ये समझ में आ जाएगा ना, 5 पार्ट हैं इस पार्ट में, इस क्वेश्चन 2 में सॉरी, तो वो आपको रिवीजन लगेगा अगर ये पहला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो, क्योंकि यही काम बार बार करना है 5 दफ़ा। अच्छा ये कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब इंटीग्रेट करें, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट के बाद क्या करते थे, इंटीग्रेशन, तो लेफ़्ट और राइट दोनों पे इंटीग्रेशन आ गई। अब यहाँ पे आ गया एक मसला, पूछें क्या, वो मसला ये आ गया बेटा कि -2v का डेरिवेटिव तो -2 होना चाहिए, यहाँ पे 1 है, यूँ समझ लेंगे डेरिवेटिव हमें चाहिए -2v -v² का, तो क्या होना चाहिए -2v। सही, यानी अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ तो 1 + v, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है कि एक -2 कम पड़ रहा है यहाँ पे, समझ गए, इसलिए हमने इसको -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब मल्टीप्लाई वाला तो ये ऊपर आ गया, डिवाइड वाला ये आ गया, माइनस इसलिए आ गया, -2 से किया है, ठीक है। अब क्या करें, अब ये करें कि इसका तो डेरिवेटिव आ गया ऊपर पूरा रेडीमेड, ठीक है, क्योंकि कोई आपसे कह दे कि इसका डेरिवेटिव बताएं तो लिखा हुआ है ना कि इसका डेरिवेटिव ये है। अब माइनस इधर है प्लस इधर है, आप पहले तो साइन चेंज करें, लेफ़्ट पे माइनस कभी मत लगाया करें मैथ्स में, सीखें ये बारीकियाँ, लिखते जाएं साइड पर, वरना सिर्फ कॉपी कर रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी। राइट पे माइनस ले जाएं ताकि कैलकुलेशन आपकी सही चलती रहे। यानी ये एक स्टेप जो दिखाया नहीं, आप फेयर कर सकते हैं कि माइनस इंटरचेंज कर दिया तो ये प्लस हो गया और ये वाला प्लस माइनस हो गया। इसका फ़ायदा क्या होगा, अब आगे नज़र आएगा आपको कि जिसका डेरिवेटिव ऊपर है वो 1/2 पॉजिटिव के साथ आ गया ln, ठीक है, और इस x का डेरिवेटिव जो था ऊपर वो ln के साथ आ गया माइनस। और अभी बताया था क्वेश्चन 1 में कि 2 ln आ जाए तो तीसरे भी c के साथ भी ln लगा दें, ठीक है, याद हो गया। अब हाफ बैक पे ln के तो उसको पावर में कर दें, क्योंकि सारे ln आ रहे हैं ना, तो ln से जान छुड़ाने के लिए ln के बैक साइड वाली चीज़ को पावर बनाना पड़ेगा। ये वाली आइडेंटिटी देख लीजिएगा दोबारा से, सही है। और ये c और ये, अच्छा ये आइडेंटिटी देर के बाद आई है, फिर भी देख लें, अगर दो चीज़ें ln के साथ माइनस में हो तो वो डिवाइड हो जाती हैं। तो अब यहाँ x प्लस है, अब y नेगेटिव तो नीचे आ गया, इसमें अब x वाला नेगेटिव है, c वाला पॉजिटिव है, तो c के अपॉन में x आ गया, ओके, ln ख़त्म हो गया, यानी समझे एंटी लॉग हो जाता है, एंटी ln, जो बचा वो लिख दिया। लेकिन हाजिर रहना है इस सवाल में, सेक्शन सी का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2 और 3। हमारा आंसर तो v की शक्ल में आ गया, क्वेश्चन में तो x और y थे, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन का काम है कि पहले हम अपना रास्ता सीधा करवाएंगे एक नए वेरिएबल से, फिर उसका वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन कराएंगे, और यहाँ पे आया आपका स्टेप 3, आखिरी कंक्लूडिंग स्टेप। तो अब आप समझे सर ने क्या कमाल कर दिया आपके लिए आसानी का। ये किताबों में और दूसरे यूट्यूब चैनलों में शायद ना मिले, बाकी आप लोग सर्च करें कि देखें, आपको सवालों के टुकड़े कर दिए ताकि अब आपका दिमाग और मूड बना रहे कि यार सवाल की लंबाई नहीं देखो, इसके बिट्स एंड पीसेस में इसको ज्वाइन करके कंप्लीट पज़ल बनाओ, पज़ल सॉल्व्ड। अब हमारा y = vx था, तो इसका मतलब है यहाँ से v हो गया y/x, ठीक है, तो v हो गया y/x। अब जहाँ जहाँ v नज़र आ रहा है, एक जगह दो जगह, कभी एक जगह नज़र आए कभी दो जगह, वहाँ पुट कर दें, पुट कर दिया, ये आ गया, पुट कर दें, ये आ गया स्क्वायर के साथ। अब सिंप्लीफाई करना तो आप लोगों को आता है माशाल्लाह, सेकेंड ईयर में 2y/x हो गया, स्क्वायर x² y² हो गया, एलसीएम लेना आता है आप लोगों को, ये 1 एलसीएम x², तो यहाँ x², यहाँ एक x मिसिंग है, तो x
और ये वाई स्क्वायर, ठीक है। मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता है रूट से एक्स स्क्वायर परफेक्ट बन के रूट से बाहर आ गया। ये पूरे पे रूट चल रहा था, अभी देखिए एक्स स्क्वायर परफेक्ट रूट स्क्वायर हो गया बाहर, सही है। अब एक्स से एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल, जो बचा दैट इज़ द जनरल सॉल्यूशन। तो ये 3 स्टेप जो बताएं, आप ज़रा स्पीड पकड़ूंगा मैं, यही काम बार बार क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट में करना है। रेडी, बोलिए स्टडी गो। होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है। अच्छा देखें, होमोजीनियस का समझ में आया। देखें ये सेकंड डिग्री है, ये भी सेकंड डिग्री, ये होमोजीनियस हो गया। दो फंक्शन होते हैं इसमें, देखिए ये एक फंक्शन, ये एक फंक्शन। क्वेश्चन 1 में ये नहीं होगा। पहली फुर्सत में इसको राइट पे करें, डी वाई और डी एक्स को अलग कर लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स ये बताया था ना, इसमें डी वाई बाई डी एक्स को अलग करेंगे। यहाँ से फिर आपके स्टेप शुरू होंगे, एक स्टेप ये, फिर वेरिएबल सेपरेबल का स्टेप दूसरा, और पेज पलट के जो इंटीग्रेशन के बाद हम y से वापस v को बदल देंगे वो थर्ड स्टेप। समझ गए। अब गो आपने बोला, अब जल्दी जल्दी चलें। इज इक्वल टू के उधर जाके प्लस हो गया, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर एक्स वाई अपॉन में आ जाएगा, और ये 6x स्क्वायर ऊपर ही रहेगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसको सीधा। बस उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा भाई, ये ख्याल है डी वाई को ऊपर रखना है, डी एक्स को नीचे। तो इसका मतलब है कि जो डी वाई के साथ चीज़ है वो उसके साथ सामने चली जाएगी ना। ये देखें कि कभी गलती हो जाए, चेकिंग सिखा दूँ, क्रॉस करें तो वो चीज़ उसके सामने ही आ जाए, पता चल जाएगा सही क्या है। देखें एक्स स्क्वायर को अगर मैं यहाँ क्रॉस कर दूँगा तो देखिए उसके पड़ोस में आ रहा है, और जब इसको मल्टीप्लाई क्रॉस में कर रहा हूँ उसके पड़ोस में आ रहा है, इसका मतलब है मैंने गलती की। एक स्टूडेंट ये कर देगा भूल से कि अगर वो रटने वाला है तो बेटा समझें फिर रटें, क्योंकि रटने के बाद समझने का दिल नहीं चाहता। ये जुमला सुना हुआ लग रहा है, ये मेरा जुमला है भाई कॉपीराइट, कि समझने के बाद रटें, रटने के बाद समझने का दिल नहीं चाहता ना दिमाग। देखें अब ये मैंने समझ लिया ना, तो अब देखें अब रट भी लेंगे तो खैर है, रटने के बाद आप कहते हैं कि छोड़ो यार कौन समझे। ठीक है, क्या करते थे होमोजीनियस को सेपरेट करके, बोले जल्दी, अब तो फ्लो करना है ना। y को vx से बदलना है। अच्छा इसमें मैंने आपके आसानी के लिए एक नया, पिछले सवाल में इसको इक्वेशन 2 नहीं बोला था, क्योंकि पेज पलटता है तो बच्चे का दिमाग पलट जाता है, इसलिए इसको 2 बोला है कि पेज पलट के याद रहे कि y को रिप्लेस करना है, v को y अपॉन x से रिप्लेस करना है, इसलिए इसमें मैंने आसानी के लिए और कर दिया है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपके भी मैथ्स दौड़ती है तो यू डोंट हैव टू राइट इक्वेशन नंबर सक्सेसिवली, ये 1 लिखा फिर 2 लिखा फिर 3, ये आपकी आसानी के लिए मैंने किया कि 2 क्वेश्चन 2 स्टाइल में दिखा दिए कि जो आप कंफर्टेबल हो। अब ये कंफर्टेबल है तो आप उसमें भी 1 2 3 लगा लो जाके पिछले सवाल में। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, डिफ्रेंशिएट करते थे, वही सेकंड 2 फंक्शन बन गए। सही है, ये वाला स्टेप ऑप्शनल है, आप गायब कर सकते हो। अगर आपका फ्लो बन गया है तो इसके नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि ऑब्वियस है कि भाई x का डेरिवेटिव 1 है और v का dv बाई डी एक्स है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना। यूँ समझे जैसा इम्प्लिसिट होता था y का, कि y का dy बाई डी एक्स आ जाता था तो v का dv बाई डी एक्स आ जाएगा। गॉट इट, ओके। अब इस dy बाई डी एक्स को और इस y को, यानी इक्वेशन 2 और 3 इसलिए दिया कि इन दो को ले आके 1 में रख देंगे। तो अब देखें भाई 1 dy बाई डी एक्स की जगह ये आ गया, बोलें, और y जहाँ जहाँ नज़र आ रही है, एक जगह 2 जगह, वहाँ आ गया vx और vx। समझ गए, इस y पे स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया, इस y पे नहीं था तो ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब जल्दी जल्दी करें। vx स्क्वायर का ये नीचे x इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कैंसिल। अच्छा ये टेक्निक जो है ना ये बड़ी हैंडी है, पीछे भी देखें आप, आगे भी देखिएगा तीनों पार्ट में। ये जो आता है ना कॉमन, ये चेकिंग होती है हम सही जा रहे हैं। अगर एक भी एक्स स्क्वायर बच गया ना तो ये होमोजीनियस नहीं होगा, ये इसकी चेकिंग होती है कि होमोजीनियस है। जो देखें होमोजीनिटी की डिग्री बराबर होगी, कट जाएगी। देख रहे हैं आप, एक्स गायब हो गया, चेकिंग स्टेप भी हो गया। देख रहे हैं आपका सर टाइम लगा रहे हैं, लेकिन कुछ सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं बेटा। क्या सिखा रहे हैं भाई? जे सी। मेरी वीडियो हाईजैक हो रही है, जे हर पेज पे लिखवा क्यों नहीं रहे मुझसे कि सर जे लिखा करें। वाटर मार्क भी लगा सकता था मैं, लेकिन मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं, सीख जाएंगे इंशाल्लाह। v उधर जाके माइनस हो गया, ठीक, एलसीएम हो गया क्योंकि इसके नीचे 1 है, ठीक। v इंटू 1 v इंटू 4v मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। अब पेज पलटने से पहले बताया क्या होगा,
कहेंगे भाई ये 2 और -4 हो गए, -2 बच जाएगा। फिर वेरिएबल सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। अब तो ख्वाब में भी आ रहा होगा कि भाई समझ गए यार, तो जल्दी वक्त ज़ाया ना करें। आ गया देखें, 2 - 4 से -2, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेट करें, यानी ये v ऊपर गया, ये नीचे आया, और x हमारा dx/x होकर, यानी ये x वाले सिर्फ 2 ही हैं, तो dx क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर और v सारे इधर। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब यहाँ पे पिछले सवाल से थोड़ी बेहतरी है, लेकिन अभी भी पूरा सेट नहीं है। अब गौर से देखें तो हमें डेरिवेटिव चाहिए -v - 2v² का, ठीक है। क्या होना चाहिए इसका? -1 - 4v। जैसे x का 1 हो जाता है तो v का 1 हो गया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू v कर रहे हैं ना। और पावर बैक पे तो 2 × 2 = 4v हो गया, लेकिन यहाँ पे देखें प्लस का आ रहा है, यानी इसका मतलब हो गया हमारा एक -1 कम पड़ रहा है। तो इस -1 की कमी की वजह से हमने इसको कर दिया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई -1। अंदर हो गया माइनस मल्टीप्लाई, ये हो गया डिवाइड। ठीक जा रहा हूँ? ओके। अब क्या करें भाई? बोलें, अभी जो सिखाया था कि माइनस को राइट पे लिखना बेहतर होता है, तो माइनस को राइट पे लिख दिया, ठीक। अब ये इसका डेरिवेटिव है तो ln ऑफ, और ये इसका डेरिवेटिव है तो ln ऑफ। 2 ln आ गए तो तीसरा भी ln। अब तो समझ ही में आ गया होगा माशाल्लाह से। ये माइनस का है तो ये अपॉन में आ गया, वही वाली आइडेंटिटी, ठीक है। तो ln एंटी हो गया, जो बचा वो लिख दिया। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे हैं तो ना सोचें, क्योंकि मैं चैप्टर 6 में ही बताया हुआ है कि ये मॉडुलस लगाते हैं उस वक्त तक जब तक कि ये कंफर्म ना हो कि हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आने जा रहा है, क्योंकि मॉडुलस इज़ एब्सोल्यूट, ln इज़ ऑलवेज एब्सोल्यूट। कैलकुलेटर में कभी भी नेगेटिव वैल्यू का ln डालेंगे ना, वो एरर दे देगा, मैथ एरर, समझे। तो इसलिए मॉडुलस का काम हट जाएगा। जैसे ln हटा, देखें मॉडुलस गायब। पिछले सवालों में भी अगर आप सोच रहे थे कि सर बता नहीं रहे, तो मैंने बता दिया। अगर किसी के दिमाग में ये सवाल था कि सर मॉडुलस हटता कब है, जब लगे कि क्लियर हो गई ये पिक्चर कि अब वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। ये स्टेप 3 बाकी है बेटा। v को y से बदलेंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन y और x का था, तो v क्या था हमने, अब देखिए इक्वेशन 2 नंबर लिखने का ये फ़ायदा हुआ, आसानी कर दी थी ना मैंने। y = vx, तो v हो गया y/x। अब जहाँ जहाँ भी आ रहा है, एक जगह 2 जगह, तो वहाँ रख दें आप y/x। सिंप्लीफाई करना आता है आप लोगों को माशाल्लाह। y² एलसीएम आ गया x², तो ये 6x², एक x कम है इसके नीचे, तो xy। अच्छा, इसके बारे में बता दूं, इस सवाल का आंसर बुक में गलत है, करेक्शन कर लें। इस सवाल का आंसर बुक में गलत है, आंसर प्रॉब्लम इन बुक, ठीक है जी। तो ये देखिए, ये सब भी फ़ायदा करवा रहे हैं आपका, क्योंकि कुछ स्टूडेंट लगे रहते हैं कि बुक का आंसर नहीं आ रहा, बुक का आंसर नहीं आया। तो आंसर काइंडली रटा नहीं करें, कोई टीचर बता देंगे भाई। तो जैसे आज मैंने एक क्वेश्चन में करेक्शन करा, एक आंसर में करा रहा हूँ, वरना कुछ मासूम बच्चे आंसर के लिए लगे रहते हैं कि यार आंसर नहीं आ रहा, तो टीचर बता रहे हैं उसको फॉलो कर लेंगे। अच्छा, मिस प्रिंटिंग हो सकती है, ठीक है जी। अब इसमें एक x से x² कट गया, जो बचा वो लिखा। लेकिन अब गौर करें, ये तो मिडिल टर्म ब्रेक का सवाल आ गया बहुत दिनों के बाद। कुछ बच्चे यहाँ पे आंसर लिख देंगे, गौर से देखें। 6 × 2 = 12, माइनस का 12, और बीच में हमें चाहिए -1, तो ये तो फैक्टर बन गए भाई। बोलें क्या? -4 + 3 इज़ -1, यस और नो। और -4 × 3 इज़ -12। मिडिल टर्म ब्रेक ये होते हैं ना, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो एक्सट्रीम आ जाए, आ गया। तो इसलिए अब शुरू के 2 में से कॉमन 2x, आखिरी के 2 में से कॉमन बोलें y, जो बच गया वो लिख दिया। तो बुक में एक गलती तो ये है कि उन्होंने 2y और 3x को आगे पीछे लिखा हुआ है, सही है। तो ये गलती सही करवा दी सर ने। अब इसका फ़ायदा उठा लें कि कोई और को भी शेयर कर लें। JJC, आप लोग मेरी एनर्जी हैं, शेयर नहीं करेंगे तो मैं कैसे आपके लिए कुछ करूँगा। रोज़े रमज़ान की इबादतें भी करें बेटा, पढ़ाई भी करें, इम्तिहान करीब आ रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी करें काइंडली। बोर्ड के एग्ज़ाम भी करीब हैं, रोज़े चल रहे हैं, फुल फ्लैश, गर्मियाँ भी हैं, आ गई हैं, तो मेहनत हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, मेहनत करें। तीसरे पार्ट में भी एक होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है। सर ये कैसे होमोजीनियस? क्योंकि इसके ऊपर डिग्री 1, इसके ऊपर 1, तो 1 और 1 मिलकर कितनी होती है? 2। ये मत सेटिंग बनाएंगे ब्रैकेट लगे होंगे तो होमोजीनियस है, डिग्री देखनी है। इसकी डिग्री क्या है? 2, इसकी क्या है? 2,
तो इस वाले फंक्शन की क्या हुई 2, इसलिए हम कहेंगे दोनों फंक्शन की डिग्री हो गई 2, तो ये होमोजीनियस है। गॉट इट, दैट्स इट। ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, dy बाई डी एक्स क्रॉस हो गया, तो इससे y इज इक्वल टू वी एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करें, यहाँ पहुँच गए, ठीक। अब तीसरी बार करा रहा हूँ, जहन खुला नहीं, खुल गया ना माशाल्लाह। अब इस dy बाई डी एक्स को ले आके यहाँ रख दें और y की जगह वी एक्स यहाँ रख दें, वेरिएबल सेपरेट करें, इंटीग्रेट करें और आखिर में वापस से v को y अपॉन एक्स रख दें। याद हो गया ना, एक तरह से याद नहीं करवा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस में एक्स। अब ये आ गया हमारा dy बाई डी एक्स, तो इस dy बाई डी एक्स को यहाँ पर रखें, ये रख दिया। y हमारा आया था वी एक्स, तो इन दोनों y की जगह पे ये रख दें, ये देखें आ गया 3 के साथ स्क्वायर में और y के नीचे। अब सिंप्लीफाई करें जल्दी जल्दी, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स वी इंटू एक्स स्क्वायर। ओके जा रहा हूँ, कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ये कैंसिल, ये सिखाया था ना कि ये होमोजीनिटी का चेकिंग है। अच्छा ये 2 लिखा हुआ है, मैंने मोटा मार्कर कर दिया, 3 लिख दिया था भूल से। ये 2 चल रहा है, 2 आ गया, ये v उधर जाके माइनस हो गया, एलसीएम ले लिया तो इसके नीचे 1 था, तो 2 इंटू 1 2v स्क्वायर हो गया। सही जा रहा है मामला, बोल दीजिए। ओके, तो ये हो गया जनाब 3 माइनस 2 से प्लस का 1। अच्छा ये सवाल हल्का आ गया क्योंकि इसमें कुछ कमी नहीं है, क्योंकि वी स्क्वायर का पूरा पूरा डेरिवेटिव ऊपर आ गया है। पिछले 2 क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी थे, क्यों बोले क्यों? क्योंकि उसमें एक -1 और एक -2 हमें एडजस्ट करना पड़ा था। इसका देखें 2v आ रहा है जो कि बना बनाया मौजूद है। ये क्वेश्चन होते हैं नसीब के कि जिसमें पूरा पूरा बना हुआ है, फ़ौरन एलन आ गया। देखें वो मल्टीप्लाई डिवाइड वाले स्टेप बच गया, इससे ये पता चला रटने का नहीं है। इसमें माइनस भी नहीं आया, तो देखें वो अपॉन वाली आइडेंटिटी बच गई। दोनों के साथ ln प्लस का है, मल्टीप्लाई कर दिया, ln एंटी हो गया, ख़त्म, ये बच गया। v को बदलना मत भूल जाइएगा खुशी में, तो v बदल गया हमारा y अपॉन एक्स से। एक ही जगह v है, पिछले सवाल में तो 2 जगह आया था, हल्का सवाल आ गया नसीब से, तो y अपॉन एक्स रख दिया इस v की जगह, स्क्वायर किया, एलसीएम लिया, ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ये हल्का सवाल है, दुआ करें ये आ जाए यार। दुआओं में असर होता है, करने में कोई हर्ज नहीं है, हर वक्त दुआ करते रहा करें, क्योंकि दुआ सुनने वाला अल्लाह ताला है, कबूल हो जाएगी, काम बन जाएगा हमारा। ये तो बिल्कुल पिछले जैसे ही है, ये तो आप लोग कर लें यार, ये देखें और कर रहे हैं, एक जैसी लग रहा है, बस यहाँ पे 3 था, इसमें 3 नहीं है, लग रहा है डुप्लीकेट, लग रहा है डुप्लीकेट। तो अगर डुप्लीकेट लग रहा है तो फ़ायदा उठाएं, एक तरफ करें इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y को वी एक्स लें, डिफ्रेंशिएट करें। भाग नहीं रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपने देखा है तो अभी 3 और 1 का फ़र्क है, बस सेम चलेगा बिल्कुल सही है। इन dy बाई डी एक्स को, इस y को, दोनों को ले आके इसमें रख दें इक्वेशन 1 में, तो आपका मंजरनामा ये हो गया, y पे स्क्वायर और नीचे y है, ठीक है। सिंप्लीफाई किया, कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, ये तो आसान बन रहा है कि एक्स स्क्वायर कट गया, ये बताया था नहीं चेकिंग। जो बचा लिख दिया, v उधर जाके माइनस हुआ, एलसीएम लिया। लग रहा हो ये तो बिल्कुल ख्वाब सा आने लग गया बच्चों को, सर ये तो रिवीजन लग रहा है। तो बेटा रिवीजन ही तो है, यही तो बता रहा हूँ कि 1-2 क्वेश्चन अगर सर जो है टाइम लगाते हैं इसीलिए कि आपका बेस और फाउंडेशन अच्छी ले हो जाए, क्योंकि वो हो जाएगी वंस तो यू विल रन अहेड ऑफ सर जवाद इंशाल्लाह। एलसीएम लिया, 2v स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस 2 से -1 आ जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन हो जाएगी, समझ गए। ये देखें 1 माइनस वी स्क्वायर आ गया, वेरिएबल सेपरेट किए, v को एक तरफ और x को एक तरफ। अब यहाँ पे भी एक थोड़ा सा मसला आ गया, क्योंकि एक माइनस कम पड़ रहा है, हमें चाहिए किसका डेरिवेटिव, इस डिनोमिनेटर फंक्शन का, यानी इसका, जो कि क्या होता है बोले -2v। तो अब एक माइनस कम है क्योंकि ऊपर 2v तो आया हुआ है, माइनस नहीं आया हुआ है, तो नो टेंशन नो मेंशन। अब तो आप लोग प्रैक्टिस में आ गए, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो गया उसका डेरिवेटिव। लेकिन अभी क्या सिखाया था कि माइनस को फ़ौरन कर दिया करें राइट पर, क्योंकि माइनस जो मल्टीप्लाई वाला है वो तो डेरिवेटिव में एडजस्ट हो गया, डिवाइड वाला क्या करें फ़ौरन राइट पे, ताकि आंसर इशू ना आने लग जाए एंड में। तो ये माइनस डी एक्स ऑफ एक्स, तो माइनस ऑफ एल एन, सबके साथ एल एन हो तो सी के साथ भी एल एन, ये आ गया एल एन, तो ये सी अपॉन एक्स, क्योंकि ये आइडेंटिटी थी, ठीक है जनाब।
अब जो बचा ln NT होकर ख़त्म, वो याद रहा, v थोड़ी चाहिए होता है, x और y चाहिए होता है। ओरिजिनल क्वेश्चन इज ऑफ एक्स वाई, तो रिजल्ट शुड बी ऑफ एक्स वाई। अब v को y अपॉन एक्स से बदल दें, सिंप्लीफाई करें, एलसीएम आ गया इसके नीचे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें इत्तेफाक किया कि दोनों तरफ x अपॉन में, तो एक x कम हो जाएगा, वहाँ पे एक x ऊपर था, याद है ना पिछले सवाल में, तो इसलिए वहाँ पे क्यूब आ गया था, एक x कम होकर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में एक x आ गया, क्यूब नहीं आया क्योंकि कैंसिल हो गई एक पावर। 2 पार्ट रह गए मेरे साथ, हिम्मत कर लें। अच्छा, अगला लेक्चर जो है क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम 3 भी करेंगे। भाई कहाँ हो आप लोग? 3 भी करना है आज, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अगले लेक्चर में मैंने कहा था ना कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स डेली लाइफ वाली करेंगे हम, वर्ड प्रॉब्लम्स। 2 का 5। अच्छा, ये मज़ेदार सवाल है। किस सेंस में मज़ेदार है? इम्पॉर्टेंट भी है, इम्पॉर्टेंट तो पूरा ही क्वेश्चन नंबर 2, 3 है, लेकिन इसमें देख रहे हैं y अपॉन एक्स बना बनाया है, क्योंकि इसका कोई शक्ल से कुछ याद आता है? नहीं याद आ रहा। मैंने कितना अच्छा पढ़ा दिया यार कि कुछ याद ही नहीं है। बहुत सोचने का हो गया जवाब साहब के लिए। ये देखो भाई, यहाँ से v होता है y अपॉन एक्स, ये देखें v होता है y अपॉन एक्स, मिला? ये इसमें ये y अपॉन एक्स से वो रिफ्लेक्शन आएगी, तो ये सवाल जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये बता रहा हूँ। नहीं समझे? देखें अब y अपॉन एक्स, ये y अपॉन एक्स, इसको आप ख़राब मत कीजिएगा, बस संभाल के रखें, वरना एक होता है ना पिछले में x को y को यूँ कर रहा था, इसमें y अपॉन एक्स को संभाल के रखें, क्योंकि ये शक्ल एक आ रही है जो बनी बनाई काम करेगी। ठीक है, ये देखें y अपॉन एक्स की शक्ल एज इट इज़ फिटिंग हो जाएगी। ये सवाल में इसलिए मज़ेदार बात थी। लेट वैसे ही होगा जैसे स्टेप बताया था, डिफ्रेंशिएट। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने वो कर दिया कि बच्चों को समझ में आ रहा है। तो देखिए, ये मैं कह रहा था शुरू के 2 पार्ट में कि वो 1 लिखना ऑप्शनल है, अगर आपका फ्लो बन जाए तो यू कैन डू दिस स्टेप। सही है। अब इसकी बुनियाद पे वो ले जाके आप इक्वेशन, ये देखें इसका फ़ायदा क्या हुआ इस y अपॉन एक्स को डिस्टर्ब ना करने से। ये देखें, ये v बन गया और ये भी v बन गया, तो यहाँ v आ गया और यहाँ साइन के साथ v आ गया। सही है, दोनों जगह v आ गया। ये सवाल हल्का हो गया, क्यों? क्योंकि अब v और v कैंसिल भी हो गया, v और v कैंसिल भी हो गया। ठीक है, जो बाकी बचा उसमें वेरिएबल सेपरेट करना भी आसान हो गया। साइन v इधर अपॉन में आ जाएगा, x और dx उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, ऊपर आ गया। ठीक है, कॉसेक का तो फॉर्मूला बहुत दिनों के बाद ज़रूरत पड़ी है, क्या दिखाऊं फिर से कॉसेक के फॉर्मूले की? ये नहीं भाई, आ गया। कॉसेक का इंटीग्रल ln ऑफ कॉसेक माइनस कॉट, ln ऑफ कॉसेक माइनस कॉट, तो यहाँ पे कॉसेक का ln ऑफ कॉसेक माइनस कॉट, ये आ गया ln ऑफ x, ये आ गया ln ऑफ c, क्योंकि 2 के साथ ln है तो तीसरे के साथ भी ln लिख दें। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे क्योंकि प्लस है बीच में। ओके, जा रहा हूँ, ln NT हो गया, ख़त्म। जो बचा आंसर थोड़ी हुआ, यहाँ पे आसानी हुई कि y अपॉन एक्स बना बनाया था, आगे तो v को बदलना है ना, वो काम थोड़ी ख़त्म होगा कि रिजल्ट शुड बी ऑफ x एंड y। अब यहाँ पे v है, यहाँ पे v है, तो दोनों जगह रख दें y अपॉन एक्स, तो ये हो गया कॉसेक ऑफ y अपॉन एक्स, ये हो गया कॉट ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू cx। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है जनाब। अब है आज का क्वेश्चन। अच्छा, इसमें पहले ही बता दूं, क्वेश्चन नंबर 3 का जो 1 और 3 पार्ट है, दीज आर एक्स्ट्रा 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 लॉन्ग 5-5 पेज के सवाल हैं। अगर आपको कोई यूट्यूबर या कोई टीचर करवा रहा है तो उसी से पूछिएगा व्हाट्सएप करके, या कोई सवाल के आप सिर्फ अपनी वीडियो और गाइड बुक बनवाने के लिए हमें इतने लंबे लंबे सवाल करा रहे हैं। सर जवाब ने तो यूँ बताया, तो मैं आपको अपने तौर पे बता रहा हूँ यकीन के साथ इंशाल्लाह कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, उसका 2 और 4 पार्ट करें, सिक्योर है इंशाल्लाह। 1 और 3 जो है वो मैं जान नहीं छोड़ा रहा हूँ, कहीं से भी आप कर लें, 5 पेज का ना हो। और इतना अगर बड़ा सवाल बोर्ड में आया, बोर्ड एग्ज़ाम में, तो ख़ुद आप लोग समझदार हैं मुझसे ज़्यादा, खुद बताएं ईमानदारी से कि 1 सवाल करने हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, सेक्शन सी में 5 सवाल करने हैं। मॉडल पेपर भी मैं अपलोड किया हुआ है, जाके चेक कर लें। 5 सवाल कैसे करेगा बच्चा जब 5 पेज का 1 सवाल करेगा आधे घंटे में? 3 ही घंटे का रहेगा ना पेपर। ये अकल दी मैंने, बाकी आपकी मर्ज़ी है कि भरोसा करें सर जवाब पे या नहीं। अच्छा, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका है कैटेगरी 3, आज की आखिरी और इस चैप्टर की भी आखिरी, क्योंकि अगली जो 10.3 है वो इंशाल्लाह एक ही लेक्चर में निपटा दूंगा, और 10.2 का
दूसरा लेक्चर तो मैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह ले आऊँगा जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ये है रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस, कैटेगरी 3 का नाम। आज का लेक्चर ख़त्म होने जा रहा है, जल्दी से आप समरी बनाएं फटाफट। कैटेगरी 1 थी कि जो बनी बनाई डिफरेंशियल इक्वेशन हो और वेरिएबल सेपरेबल से फारिग हो जाए। दूसरी जो होमोजीनियस हो जिसमें एक न्यू वेरिएबल v से इंट्रोड्यूस करके उसको हम वेरिएबल सेपरेबल करके जो है सॉल्व करें। और तीसरी वो है जो इनिशियली होमोजीनियस हो या ना हो, हम उसको रिड्यूस करें होमोजीनियस में और आगे की प्रोसीडिंग वैसी ही चले जैसे अभी कैटेगरी 2 में हुई थी। ठीक है, इसके लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्ट 2 और 4, वो हम करने जा रहे हैं। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में ये दी हुई आपको इक्वेशन सही है, इसको हमने वही किया जो पिछले 2 सवालों में किया हुआ है कि एक तरफ तो करें पहले इज इक्वल टू देखें, जीरो वाली सेटिंग बताई थी जो वो आ गई। अब dy बाई डी एक्स एक तरफ, ये एक तरफ, सही है। ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस का फॉर्मूला या कंडीशन है, इसको नोट कर लें। ये इसका चैप्टर नंबर 7 से ताल्लुक़ है। ये जो इसके कोफिशिएंट नज़र आ रहे हैं 2 2 1 1, ये लिखता था ना मैं चैप्टर 7 में, ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो ये जो पहली इक्वेशन है न्यूमरेटर वाली, ये हो गई a1 b1 c1 और नीचे वाली हो गई a2 b2 c2, सही है। ये a1 b1 और ये a2 b2, ठीक है जनाब, हाँ तो बोल दें, गुड। अब ये इक्वल अगर है ना, अब वो जो 2 पार्ट में नहीं करवा रहा हूँ देखिएगा, उसमें इक्वल नहीं आएंगे। इक्वल जब नहीं आएंगे तो वो पहले 2 पेज पे उसको हमें एडजस्ट करना होगा। जब एडजस्ट होगा तो सवाल आगे बढ़ेगा। यहाँ पे देखें दोनों बराबर आ गए, 2 2 1 1, तो 2/1 क्या होता है 2, समझे ये चीज़। अब अगर ये इक्वल आ गए तो अब ये क्वेश्चन थ्रू हो जाएगा। इसका तरीका लेकिन क्या होगा ये देख लें। इसमें हम एक नया वेरिएबल z तस्वुर करेंगे, यानी एक नया फंक्शन बनाएंगे। पीछे में तो v को एक वेरिएबल बनाए थे, इसमें एक फंक्शन पूरा बनाएंगे। यानी अब यहाँ पे जो सेम होगा ना उसको हम एक नई चीज़ ले लेंगे। देखिए सेम जो आ रहा है ना 2x + y 2x + y, ये नोट करें साइड पे। ये आपका बना अब स्टेप 1, इसमें यहाँ से स्टेप आया। उसमें तो वहाँ से आया था ना जब हमने vx लिया था, यहाँ से अब ये बनेगा इसका स्टेप। और मिक्स नहीं कीजिएगा, देखिए मैं कैटेगराइज करा रहा हूँ क्वेश्चन। अब आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात हो जाएगी कि बोर्ड के 8 मार्क्स सिक्योर कराने जा रहे हैं सर माशाल्लाह से। अब इसको ले लें z, सही है, अकॉर्डिंग टू योर बुक चल रहा है, न्यू बुक के बुक वालों ने z लिया तो हम भी z लें। इसको z ले लिया 2x + y को। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, जैसे उसमें ले लिया था y को vx तो उसको डिफ्रेंशिएट किया, तब इसमें हम करेंगे z लेकर z को डिफ्रेंशिएट। आगे रास्ता वैसे ही बनाएगा ये सवाल जैसे पिछले सवाल में था। z को अब डिफ्रेंशिएट करें तो dz 2x का 2 और y का dy बाई dx, लेकिन इसमें से हमें dy बाई dx चाहिए। देखना सवाल में dy बाई dx, तो dy बाई dx को एक तरफ करेंगे तो 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, समझ में आया। अब इसको ले आके रख दें यहाँ इक्वेशन में तो सवाल रास्ता बनाएगा। ये देखें आ गया z - 2 और ये माइनस, ये हमने क्या लिया हुआ था z, तो z + 1 z - 1, समझ में आना शुरू हुआ। अब देखें ये जो थीम बनी ना, ये वो जैसे उसमें v से बदला था इसमें z से बदला, आगे अब वही चलेगा कि z को सिंप्लीफाई एक तरफ करके वेरिएबल z और x को करेंगे और एंड में बोले मुझसे पहले, अरे यार z को वापस रख देंगे, नहीं समझे। यानी कि अब यहाँ से स्टेप 2 आ रहा है वेरिएबल सेपरेबल का, जो उसमें आया था v की शक्ल में। स्टेप 3 वहाँ पे आया था कि v को वापस रख दिया था, यहाँ पे z को ये जो रखा है ये वापस रख देंगे। टाइम और दिमाग बचाया। प्रैक्टिस में ये ध्यान रखिएगा कि सर ने एक सवाल के 3 टुकड़े कर दिए माशाल्लाह, तो ये हमारा भी दिमाग बचने में काम, क्योंकि बच्चे क्वेश्चंस की लेंथ देखते हैं आमतौर पर, अरे इतना बड़ा सवाल रटेंगे कैसे, तो रटने की ज़रूरत ही नहीं बेटा। रटना है तो देखो ये टेक्निक स्टेप्स रट लो कि हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू एंड। दिस इज़ द टेक्निक ऑफ रट्टाफिकेशन, मॉडर्न टेक्निक, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अब इसको 2 उधर ले गए, प्लस हो गया, एलसीएम लिया। देखिए पीछे वाले में v एलसीएम आ जाता है तो इसमें ये आ गया। अब यहाँ पे 1 है एलसीएम, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2z और 2 1 2, सिंप्लीफाई करें 2z - z से z और 2 और 1 3, इसमें z एक तरफ करें x एक तरफ करें, वेरिएबल सेपरेट, ओके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अब वो मसला आ गया जो अभी एक सवाल में बताया था। यहाँ पे देखें हमें 3 है, ऊपर 3 नहीं है, तो हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 3 कर देंगे, +3 एंड -3, इसको कहते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट।
इसको कहते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 3। सर क्यों करते हैं ये इसलिए करते हैं बेटा ताकि जो चीज़ चाहिए वो आ जाए, यानी एलसीएम ब्रेक हो सके। पॉइंट समझ रहे हैं आप, ये जो बता रहा हूँ, समझे भाई ये चीज़। तो ये 3 से ऐड सब्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ, अब ये माइनस वाला तो चला जाए, माइनस वाला तो इसके साथ चला जाएगा ताकि वो z-3 की शक्ल आ जाए, ठीक है। और ये +3 -1 वाला हो जाएगा 2। इससे ये होगा कि अब ये एलसीएम ब्रेक इधर और ये एलसीएम ब्रेक इधर, ठीक है, ओके। तो ये आपका एलसीएम ब्रेक हो गया, ये कट के पूरा 1 हो गया, ये ऐसे ही बचा। अब इंटीग्रेट बोथ साइड कर दें, इधर dz इधर इसका, अब z का dz डेरिवेटिव है तो 2 बाहर निकाल लें, इधर dx बचा, इंटीग्रेट बोथ साइड किया, नीचे वाली चीज़ का ऊपर डेरिवेटिव ln आ गया, इसका x आ गया। अब एक में ln है और बाकियों में नहीं, तो इसमें c के साथ ln नहीं लगाएंगे। हाजिर हैं, यह स्टेप 3 आया, छोटा सा स्टेप 3। z को वापस बदलना मत भूल जाइएगा, जो लेट किया था 2x + y। अब z को इधर भी रख दें 2x + y, इधर भी रख दें 2x + y, ठीक है। x + c अपनी जगह राइट पे, ब्रैकेट चाहे तो लगा दें ताकि सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएं। 2 जो बाहर चल रहा था वो अपनी जगह रहा। गॉट इट। तो अगला पार्ट है इसका रिवीजन स्टाइल। आप लोग करें रिवीजन स्टाइल मुझसे आगे। बस यहाँ पे एक 2 3 का फ़र्क है, बाकी वैसे ही लग रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ सेम आ रही है, उसको आप लेट कर लें। ये सर क्यों लिख रहे हैं, पहले तो आप नहीं लिखते थे क्योंकि बताया ना हाईजैक हो रही है मेरी वीडियो। z = 2x + y, डिफ्रेंशिएट किया तो dz हो गया, 2x का 2 हो गया, y का dy हो गया, ये 2 उधर जाके माइनस हो गया। अब इस dy/dx को यहाँ रख दें और z को यहाँ रख दें, तो ये हो गई नई शक्ल हमारी। यानी पहला स्टेप, दूसरा स्टेप सेपरेटिंग द वेरिएबल के बाद, तीसरा आखिर में z को बदलने वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोलें एलसीएम लें, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, सॉल्व करें, 2 + 1 3 और 6 - 2 4। z एक तरफ करें वेरिएबल सेपरेबल और x एक तरफ करें। अब इसमें x के साथ कुछ है ही नहीं तो अकेला dx आ गया, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे एक मसला आ गया फिर से कि हमें 3z का एक 3 चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ जाएगा। ये देखें भाई, 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 हो गया और डिवाइड वाला 3 ये आ गया, ठीक है। अब हमें नीचे 4 चाहिए। ये पता चल रहा है कर क्या रहे हैं, असल में एलसीएम ब्रेक की टेक्निक बना रहे हैं, एलसीएम ब्रेक का रास्ता बने, वरना ये सवाल अटक जाएगा। क्योंकि इंटीग्रेशन पे जाना है ना, इंटीग्रेशन के लिए पूरा डेरिवेटिव आना चाहिए ना बेटा। ये उसके लिए होता है कि ये मल्टीप्लाई डिवाइड से रटना पड़ेगा। आप सवाल को देखोगे, आपको सवाल बोलेगा कि मुझे ये मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो अब यहाँ पे 3z + 9, 9 में 5 और 4 छुपा हुआ है, 4 और 5 को स्प्लिट कर दिया। तो अब इससे ये हुआ कि ये एक एलसीएम ब्रेक हुआ, इधर 4 वाला, एक इधर हुआ 5 वाला, तो एक इसके साथ एक इसके साथ, 1/3 पूरे के साथ चल रहा है, उसको ब्रैकेट के साथ बाहर कर दिया, ये पूरा कैंसिल होकर 1, ये बाकी बचा। इंटीग्रेट की पोजीशन में आ गए। पता नहीं ये सब क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन क्लियर हो। अब dz का z हो जाएगा और नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव अभी भी नहीं बना, आधा बन गया आधा नहीं बना, क्योंकि देखें 3z का 3 चाहिए अब। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3। ये सवाल पिछले से भी इम्पॉर्टेंट है भाई, ये वाला सवाल पिछले से भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस अच्छी कीजिएगा। तो इसमें देखें टर्न एंड ट्विस्ट है, पीछे एक 3 से मल्टीप्लाई किया फिर कम पड़ गया आगे जाके। ये देखें एक 3z का 3 होना चाहिए था, तो अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3, 3 3 9 हो गया, ऊपर एक 3 आ गया। अब ये इसका डेरिवेटिव है, अब इसको हम ln लिख सकते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला था ये काम आ गया बहुत ज़्यादा आज की तारीख में, कि डेरिवेटिव का ऊपर अगर फंक्शन आ जाए तो ln, तो ln आ गया। अब z को वापस बदलना भूल जाएगा, z था 2x + y, इस 2x + y को वापस रख दें और सिंप्लीफाई कुछ नहीं करने की ज़रूरत होती। यहाँ z की जगह 2x + y, यहाँ पे z की जगह 2x + y, बस 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा ओपन, एंड दिस इज़ द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ। दुआओं की दरख्वास्त है, रोज़े चल रहे हैं, इबादत कीजिए, वालिदैन का बड़ों का ख्याल रखिए, फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। सेहत और ज़िंदगी के साथ है अगला लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।